नमस्कार दोस्तों। मई का महीना हम शिव भक्तों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आया है, क्योंकि 5 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ यात्रा को लेकर कंफ्यूज हैं, उसकी गाइडलाइन को लेकर कंफ्यूज हैं और यात्रा को किस तरीके से प्लान करें उसको लेकर कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप किस तरीके से अपनी केदारनाथ यात्रा को प्लान कर सकते हैं ना, उस बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा केदारनाथ के इतिहास के बारे में, कौन से महीने में आप अपनी केदारनाथ यात्रा को प्लान कर सकते हैं, यानी किस महीने में आपको कम भीड़ मिलेगी, किस महीने का मौसम कैसा होगा, ये भी मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। आप केदारनाथ तक कैसे पहुंच सकते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन या हेलीकॉप्टर, कोई भी सर्विस हो, आप कैसे केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। केदारनाथ की यात्रा के 5 इम्पॉर्टेंट जो पड़ाव है ना, जहां पर आपको खाना और रुकने की सुविधा है, वो सब मैं आपको बताऊंगा और आप किस तरीके से वो सब बुक भी कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट, सब आपको डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक भी दूंगा और किस तरीके से आप वो सब चीज़ें बुक कर सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और कितना बजट, चाहे आप सोलो जा रहे हो यानी अकेले जा रहे हो या फिर आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जा रहे हो, तो कितने बजट में आपका केदारनाथ ट्रिप हो जाएगा, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है ना, तो ये वीडियो देखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ केदारनाथ यात्रा से जुड़े सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है केदारनाथ का इतिहास। अब केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, लेकिन जहाँ आप बाकी 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे साल भर में कर सकते हो ना, वहीं केदारनाथ सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए ही भक्तों के लिए खुलता है। तो इसलिए केदारनाथ का सही समय जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो केदारनाथ की कहानी है ना, वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने भगवान शंकर के दर्शन करने चाहे, तो भगवान शिव ने एक बैल का रूप लेकर इस केदार घाटी के अंदर दूसरे गायें, भैंस, इनके साथ विचरण करना शुरू कर दिया। तो एक बार भीम ने 2 पहाड़ों के बीच खड़े हो गए, तो जितने भी बाकी गायें और बैल थे वो तो भीम की टांगों के नीचे से निकल गए, लेकिन हमारे भोले भंडारी, वो उनको ये मंजूर नहीं था। इसी से भीम और बाकी पांडवों ने पहचाना कि वो ही शंकर हैं। तो बस फिर क्या था, शंकर वहाँ से भागने लगे और तभी भीम ने उनको पीछे से पकड़ लिया। इसलिए जब भी आप देखोगे ना, केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो एक बैल के पिछले हिस्से के आकार का है। तो ये है केदारनाथ की कहानी, ये है केदारनाथ की स्टोरी। तो अब हमें केदारनाथ मंदिर के इतिहास का पता है, लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन हम सिर्फ 6 महीने ही कर सकते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो 6 महीने कौन से हैं। तो मई से लेकर अक्टूबर तक आप केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हो। और जैसे ही मई में केदारनाथ का रास्ता खुलता है, तो बहुत ज़्यादा लोग सबसे जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि मई से जून तक आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, क्योंकि इस समय का मौसम केदारनाथ में बहुत ही सुहावना होता है। तो अगर आप भीड़ में नहीं जाना चाहते तो आप जून जुलाई के बाद जाएं। वहीं अगर आपको मौसम का भी आनंद लेना है तो आप मई और जून में जाएं, लेकिन अभी मई और जून की कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, तो आप जून के बाद अपना केदारनाथ यात्रा प्लान करें। इसके साथ ही दूसरी चीज़ ये है कि जुलाई से लेकर अगस्त तक बारिशें रहती हैं केदारनाथ में, तो इसलिए टूरिस्ट तो कम आते हैं, तो आपको दर्शन भी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर समय आपका बारिश में ही निकलेगा। और इसके बाद जो आपका सितंबर और अक्टूबर होता है, उस समय इस इलाके में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो इसलिए भी टूरिस्ट कम आते हैं, लेकिन वो मौसम भी बहुत प्यारा होता है। तो आई होप कि किस महीने में आपको केदारनाथ जाना है, ये डाउट आपका दूर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अगले डाउट के बारे में, जो है कि आप किस तरीके से केदारनाथ पहुंच सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हो, जहाँ तक आप अपनी गाड़ी, बाइक या बसेस से पहुँच सकते हो। तो देखो यार, केदारनाथ आने के लिए ना 2 मेजर जगहें हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश।
और यहाँ से आपको किसी भी 4 धाम यात्रा के लिए आसानी से बस, टैक्सी सब मिल जाएगा। तो मैं एक एक करके एक पॉइंट लेता हूँ। तो पहली चीज़, अगर आप बस से आ रहे हो तो आप हरिद्वार तक आएँ। हरिद्वार से आपको 4 धाम पे चलने वाली स्पेशल प्राइवेट बस मिल जाएगी, जो अक्सर सुबह 7 या 8 बजे चलती है और दोपहर को 3 से 4 बजे तक आपको केदारनाथ पहुंचा देंगी। ठीक है, तो आपको ये बस सुबह जल्दी पकड़नी पड़ेगी हरिद्वार या ऋषिकेश से। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आते हो तब भी आपका जो नियरेस्ट स्टेशन होगा वो होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। ठीक है, अगर आप बाय फ्लाइट से आते हो तो आपको पहले देहरादून उतरना पड़ेगा, क्योंकि देहरादून में एयरपोर्ट है। वहाँ से आप हरिद्वार आ जाइए और यहाँ से आपको बस या टैक्सी इजीली मिल जाएगी केदारनाथ यात्रा के लिए। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट केदारनाथ के सोनप्रयाग पहुंच सकते हो, लेकिन वही रास्ता हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर जाता है और आगे ऋषिकेश से 6 से 7 घंटे आपको अपनी गाड़ी में लग जाएंगे सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए। सोनप्रयाग के रास्ते में ही आता है देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी रिवर दोनों मिलके गंगा बनाती हैं। तो आप वहां भी रुक सकते हो, या इसके अलावा आप आगे भी जा सकते हो। सोनप्रयाग में भी आपको रुकने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और ये सब ऑप्शन के बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा। तो आई होप आपका ये डाउट कि आप किस तरीके से केदारनाथ पहुँच सकते हो, बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट, ये डाउट आपका दूर हो गया होगा। तो इसके लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना ज़रूरी है। वहाँ से 400 से 500 रुपये में आपको बस और 2 से 3 हज़ार रुपये में प्राइवेट टैक्सी ईजिली मिल जाएगी सोनप्रयाग तक। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग तक, यानी जहां तक आपकी गाड़ी जा सकती है। अब इसके बाद की यात्रा या तो आप पैदल या फिर घोड़ों पे या फिर आप हेलीकॉप्टर में करोगे। यानी अब जो यात्रा शुरू होगी ना सोनप्रयाग से, वो यात्रा होगी केदारनाथ धाम तक। और इसको लेके ना बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि किस पड़ाव पर आपको खाने की या फिर रहने की सुविधाएं मिलेंगी। और इस समय बहुत सारी भीड़ है वहाँ पर, तो आपको कहाँ पर अपना होटल, रूम, ये सब चीज़ें बुक करनी होंगी और कितने दिन पहले आपको इसकी बुकिंग करानी होगी और कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप ये सब बुक करा सकते हैं। तो मैं एक एक करके ये सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा। सबसे पहली चीज़, आप सोनप्रयाग तक पहुँच गए। यहाँ पर आपको ईजिली होटल, खाने की चीज़ें, खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। और इस समय सोनप्रयाग में ही सबसे बड़ा पार्किंग है। इससे आगे आप बाइक से जा तो सकते हो गौरीकुंड तक, बट मैं बोलूँगा आप अपनी बाइक, गाड़ी जो भी है ना, सोनप्रयाग पे ही खड़ी कर दो। सोनप्रयाग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है वो है गौरीकुंड, जहाँ से असल में पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ धाम के लिए। अब गौरीकुंड में आपको रहने की तो जगह नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा 16 किलोमीटर की है और इसमें बीच में आपको 4 मेन पड़ाव मिलते हैं, जहाँ पर आपको खाने पीने की और रुकने की सुविधाएं मिल जाएंगी। मैं एक एक कर उनके बारे में आपको बताऊंगा। गौरीकुंड में ही आपका रजिस्ट्रेशन पास भी चेक होगा और बिना रजिस्ट्रेशन पास के आपको इस बार 4 धाम यात्रा करना अलाउड ही नहीं है। तो आप किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन पास बना सकते हैं ना, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, जो यहाँ पर ऊपर लिंक में आ जाएगी या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी उस वीडियो का लिंक। तो वो भी इस वीडियो के बाद जाके ज़रूर देखना। तो जैसे ही आप गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा आपका पहला पड़ाव, जो है जंगल चट्टी। अब जंगल चट्टी में आपको खाने पीने की दुकानें और रुकने के लिए टेंट वगैरह इजीली मिल जाएंगे। जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर और आगे जाएंगे ना तो आएगा भीमबली। यहाँ पर भी आपको खाने पीने की दुकानें और थोड़े बहुते टेंट मिल जाएंगे रुकने के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप भीमबली में थोड़ी देर आराम करें, क्योंकि जो अगला पड़ाव है वो है सीधी चढ़ाई के बाद 5 किलोमीटर दूर। तो भीमबली से 5 किलोमीटर दूर चल के आता है लिंचौली, और लिंचौली केदारनाथ मंदिर से पहले सबसे बड़ा पड़ाव होगा, जहाँ पर आपको खाने पीने की और रुकने की जगह मिलेगी। और लिंचौली से केदारनाथ मंदिर सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर ही रह जाता है। तो जैसे आप लिंचौली आए, यहाँ पर भी आप कम से कम 10-15 मिनट का आराम करें, क्योंकि इसके बाद का जो पड़ाव है
वो है केदारनाथ मंदिर परिसर। तो लिंचोली से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा केदारनाथ मंदिर परिसर। और परिसर के पास ही ना आपको रुकने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, होटल, रूम्स, ठीक है, डोरमेट्री, यानी एक बड़े हॉल में आप बहुत सारे लोग भी रुक सकते हो। इस तरीके के अरेंजमेंट भी वहाँ है। खाने पीने का भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बड़े लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ जा रहे हो तो मैं बोलूँगा पहले से बुकिंग करो। बुकिंग होगी gmvn.com से। अब ये क्या है? ये उत्तराखंड सरकार की एक वेबसाइट है जहाँ से यार आप 4 धाम यात्रा के लिए ना बुकिंग कर सकते हो अपने होटल की, रूम की, और बहुत ही सस्ते प्राइस होते हैं। मतलब ऐसा टूरिस्ट देख के जो बाकी प्राइवेट होटल्स अपना रेट बढ़ा देते हैं ना, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं करती। तो आपको बहुत ही अच्छे दाम में कमरे मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे कमरे मिलेंगे। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर लिखना केदारनाथ और आपको केदारनाथ में अवेलेबल रूम्स जिस भी डेट पे आप ढूंढ रहे हो आपको मिल जाएंगे। तो अब तक हमने इस वीडियो में कवर किया केदारनाथ का इतिहास, किस महीने में आप जा सकते हो, केदारनाथ आप कैसे आ सकते हो, और केदारनाथ की पैदल यात्रा आप किस पड़ाव पर कहाँ रुक सकते हो। ये सब चीज़ें जिसको लेकर आपको डाउट था ना, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करी हैं। अब इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका सवाल, जिसके कमेंट्स मेरे तक आते हैं, वो है कि यार एक केदारनाथ यात्रा के लिए बजट कितना चाहिए। तो देखो यार, बजट का क्या है कि इस बार अभी जैसे सीज़न चल रहा है ना, अभी जस्ट मंदिर खुला है, 2 साल के बाद केदारनाथ मंदिर खुला है, तो होटल प्राइस वगैरह थोड़ा हाई है। बट अगर आप पहले से ही उत्तराखंड की वेबसाइट पे बुकिंग करके चलोगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। अब खर्चे की बात करते हैं। अब जहाँ से भी आ रहे हो, मैं मान के चलता हूँ कि आप हरिद्वार तक 600 या 700 रुपये में पहुँच जाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको 400 रुपये में बस मिलेगी सोनप्रयाग तक, ठीक है। आपका हुआ कुल मिलाकर 1200-1300 रुपये सोनप्रयाग तक। इतना ही वापस का मैं मान लेता हूँ, तो आपका 3000 के आसपास का बजट आने जाने में हो गया, ठीक है। इसमें छोटा मोटा खर्चा मैंने मिला दिया। इसके अलावा अब जो है आपका रुकने का, जो आप 1 या 2 दिन वहाँ रुकोगे, तो अगर आप अकेले जाते हो ना तो कुल मिलाकर आपका बजट होगा 5 से 6 हज़ार रुपये। इसके अलावा अगर आप एक बड़े ग्रुप में जाते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, जैसे रुकने का, खाने का, तो उसमें आपका खर्चा 4 से 4,500 हज़ार रुपये में हो जाएगा आपका केदारनाथ यात्रा। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा से पहले ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट रखनी ज़रूरी है। जो चीज़ें, मतलब मैं बोलूँगा आप अपनी नोटबुक उठाओ और उस पर लिख लो, क्योंकि ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा केदारनाथ यात्रा से पहले। पहली चीज़, आप अपने साथ एक रेनकोट ज़रूर लेके जाएँ, ठीक है। हिंदी में बरसाती बोलते हैं, प्लीज़ लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप एक रेनकोट अपने साथ रखो। इसके अलावा रात के समय मंदिर के आसपास का जो एरिया है वहाँ का टेम्परेचर -2, -3 भी चला जाता है, यानी ठंड हो जाती है शाम को। तो अपने साथ एक गर्म जोड़ा ज़रूर रखें, अपने साथ कैप, ग्लव्स वगैरह सब रखें, आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा अपना जो बैग है ना वो थोड़ा हल्का ही रखना, जो आप ट्रैक पे यानी पैदल यात्रा पर यूज़ करोगे, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको ज़्यादा थकान नहीं होगी। क्योंकि हाइट बढ़ती है ना तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है ना तो यार उतने अच्छे से, मतलब बंदा जल्दी थकता है, और हल्का सामान भी उसको भारी लगता है। तो प्लीज़ भारी सामान तो मत लेके जाना चढ़ाई पर। और हाँ, मंदिर के लिए आप हो सके तो सुबह यात्रा शुरू करना 4 या 5 बजे। उससे होगा क्या, 3 से 4 बजे तक आप मंदिर परिसर में पहुंच जाओगे। और जो मंदिर खुलने का समय है वो सुबह 6 बजे से 3 बजे तक है। फिर 3 बजे के बाद 2 घंटे मंदिर बंद रहता है, और 5 से लेकर रात को 9 बजे तक फिर मंदिर खुलता है। तो अगर आप 3 या 4 बजे तक मंदिर पहुंच जाते हो ना, तो उसके बाद आप 1 घंटा आराम कर वापस 5 बजे से मंदिर के दर्शन की लाइन में लग सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ आप लोगों के सवाल थे
जो मेरे रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में आए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप या आपके घर वाले जो भी केदारनाथ जा रहे हैं ना, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अच्छे से अपनी यात्रा कर सकें, अपने से दर्शन कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही नोट्स बना लेना जो जो बातें मैंने इसमें बोली। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ जल्दी। और साथ ही इस महीने के एंड में मैं भी जा रहा हूँ केदारनाथ, तो वो वाली वीडियो भी आएगी, यानी मेरी केदारनाथ की यात्रा की वीडियो भी मैं जल्दी डालूँगा इस चैनल पर। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि कभी भी ऐसा कंटेंट आप मिस ना कर सको, और बेल आइकन भी दबा लेना। उससे क्या होगा, जैसे मैं एक वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आपका ही प्यार है जिसके कारण ये चैनल चल रहा है, तो प्यार देते रहना। हर हर महादेव।